हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो इससे पहले हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और हमने उस वीडियो में आपको बोला था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि कब कब कैसे कैसे कौन से लेक्चर्स को हम अपलोड करेंगे। तो हम मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, इन तीनों दिन एक एक वीडियो लेक्चर को हम अपलोड करने वाले हैं। शाम को 7 बजे आपको वीडियो लेक्चर देखने को मिल जाएगा और उसके हिसाब से आप उस लेक्चर को देखने के बाद में उसको तैयार कर सकते हैं। जो समझ में नहीं आएगा उसको दोबारा पूछेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट में लिख के डालेंगे, जिससे कि हम उसको एक सेपरेट लेक्चर बना सकें या फिर अगले लेक्चर में उस चीज़ को कवर कर सकें। ठीक है, तो आपको इस हिसाब से इन चीज़ों को बताना है और खूब मन लगा के पढ़ाई करनी है। और अभी आई थिंक आपका नीट का सिलेबस भी आ गया है, तो हम उसको भी ठीक ठाक देखते हुए उसके अकॉर्डिंग भी हम पढ़ेंगे। तो ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये चीज़ आपने देखी होगी पहले भी कि हमने पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो हमने क्या पढ़ा था। हमने पहले लेक्चर में स्टैमिन, सबसे पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स की बात करी थी। फिर हमने उसके अंदर ही स्टैमिन और माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन्स, इन चीज़ों को देखा था, इनके बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने स्पोरोजिनस टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ा और एंथर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस के बारे में पढ़ा, पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा और उनके फीचर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ा था, हमने पॉलन ग्रेन्स के बारे में स्टडी करी थी। मेनली माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस होता कैसे है, ठीक है, हमने इन चीज़ों को कवर किया था। अब हम सेकेंड पार्ट में, इस लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है, उसके बाद में जो आपने पढ़ा था वो था आपका स्टैमिन माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस। स्टैमिन माइक्रोस्पोरेंजिनेसिस करके वो टॉपिक था कुछ, आई थिंक ऐसा था, स्टैमिन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स, इसी के बारे में हमने आई थिंक पढ़ा था। तो सेकंड टॉपिक है आपका पिस्टिल। हम इसमें पिस्टिल के बारे में पढ़ेंगे, मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे। हम मेल गैमीट को हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोरेंजिया, और फीमेल गैमीट को हम क्या बोल रहे हैं, तो फीमेल गैमीट को हम बोल रहे हैं मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, तो इन चीजों को, दोनों चीजों को आप ध्यान रखेंगे, जिसको ओव्यूल भी कहा जाता है, और इसमें एम्ब्रियो सेक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें कहता है द जिनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो यहां पे आपको ये चीज मार्क करनी है कि जिनोशियम है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करता है, किसी भी फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछने लगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का कौन सा होता है, तो आप जिनोशियम को आंसर देंगे। इसको मार्क कर लीजिए। अगला आता है द जिनोशियम में कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टल। अगर जिनोशियम में सिंगल पिस्टल है, इसको मार्क कर लीजिए। मल्टीपल टाइम्स ये पीवाईक्यू के अंदर क्वेश्चन आया है। आपके एमसीक्यू के, सीबीएसई की अगर मैं बात करूं, सीबीएसई एग्जाम्स की, बोर्ड एग्जाम्स की, तो एमसीक्यू के हिसाब से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें सिंगल पिस्टल होती है उसको आप मोनोकार्पलरी बोलते हैं, यानी कि
पिस्टल बेसिकली यहाँ पे आप कार्पेल कह सकते हैं। तो पिस्टल जिसमें सिंगल पिस्टल होगी उसको आप मोनोकार्पलरी बोलेंगे, और जिसमें एक से ज्यादा पिस्टल होती है, एक से ज्यादा, अगर दो भी हैं तो भी आप डाइकार्पलर नहीं, उसको सबको मल्टी कार्पलरी बोलेंगे। इनमें और भी कंडीशंस है, ये आप पीछे 11th क्लास में स्टडी करके भी आ चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं इस चीज को। कहता है व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल में भी, अगर एक या एक से ज्यादा अगर पिस्टल हैं, तो अगर वो फ्यूज्ड कंडीशन में, अगर वो कैसी है, फ्यूज्ड कंडीशन में है, तो उनको बोलेंगे सिनकार्पस। सिन का मतलब ही होता है, एक सेकेंड, सिन का मतलब ही होता है फ्यूज्ड। यहां पे सिन का क्या मतलब है, फ्यूज्ड ही है, तभी इसको पूरे को जोड़ करके इन्होंने बोला है कि अगर वो फ्यूज्ड होंगी, अगर कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे तो हम सिन कार्पस बोलेंगे। और मे बी फ्री, अगर फ्री हो जाती है, अगर फ्री रहती है तो एपोकार्पस बोलेंगे। ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट्स, सभी पिस्टल्स के कितने पार्ट है, 3 पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं सभी पिस्टल के, जो कि 1.7 ए फिगर में दे रखा है। शायद 1.7 ए फिगर यहीं पे ये देखिए, ये 1.7 की ए फिगर की बात कर रहे हैं, और ए फिगर कौन सी है, ये वाली है जो हिबिस्कस प्लांट की है। इसमें देखिए क्या है कि ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा आपको दिखाई दे रहा है। उन्होंने क्या बोला है हमें देखने के लिए, वो कह रहे हैं तीनों पार्ट्स को देखिए, तीनों पार्ट्स कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये है स्टिग्मा, ये यहां से लेके और यहां तक का पार्ट जो है इसको कहते हैं स्टाइल पार्ट। ये जो लॉन्ग होता है इसको आप क्या बोलते हैं, स्टाइल, ठीक है। ये स्टिग्मा आपको यहाँ पे एनलार्जमेंट व्यू में दिखा रखा है। सिन कार्पस क्यों बोला हुआ है, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे कि ये सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, इसलिए इनको सिन कार्पस बोला गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें देख लीजिए, इसमें सब अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग आइडेंटिटी हमें पता चल रही है, तो इसको एपोकार्पस बोलते हैं। यहां देख लीजिए, आप में नीचे लिखा होगा, हाँ लिखा हुआ है, ये सिन कार्पस है और ये एपोकार्पस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसके नीचे का जो बेसल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ओवरी, और उससे भी नीचे जो बेसल पार्ट होता है उसको हम कहते हैं थैलेमस, ठीक है। तो ये हमने तीनों चीजें देख ली हैं। द स्टिग्मा सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म, इसको मार्क करिए, इसको, इस लाइन को मार्क करेंगे कि स्टिग्मा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। अगर कोई बोले कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि पॉलन ग्रेन्स का लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो होता है वो स्टिग्मा होता है। स्टाइल कैसा होता है, इसको आपको पूरे ही पैराग्राफ को काफी अच्छे से एक बार देखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनने की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। द स्टाइल इज एलोंगेटेड पार्ट, सिलेंडर पार्ट बीनीथ दी स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे एक एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है, जिसको इन्होंने क्या बोला है, स्टाइल बोला है। मैंने आपको बताया इस वाले फिगर में कि ये एलोंगेटेड पार्ट जो है, किसके बीनीथ का मतलब होता है नीचे, किसके नीचे, स्टिग्मा के नीचे जो एलोंगेटेड पार्ट है, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं बेसल बल्ज पार्ट, मैंने बेसल वर्ड यूज किया था पहले जब आपको मैंने ओवरी के बारे में समझाया था। तो बेसल बल्ज पार्ट जो होता है पिस्टल का, उसको आप ओवरी कहते हैं। और इनसाइड दी ओवरी, ओवरी के अंदर ही ओवरियन कैविटी या लोक्यूल होता है। सर ये कहां देखेंगे, इसको भी दिखाऊंगा, सबर रखो। तो ये कहते हैं प्लासेंटा को, कहते हैं प्लासेंटा यहां पे, तो प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। अब ओवरियन कैविटी क्या थी भाई, ओव्यूल थी ओवरियन कैविटी, जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट थी, उसके भी अंदर प्लासेंटा होगा, देख रहे हो। यानी कि ओवरी के अंदर इनसाइड आपको देखने को मिलेगा लॉक्यूल, जिसको आप ओवेरियन कैविटी भी कहते हैं। राइटिंग को थोड़ा देख लेना। और इसके भी अंदर, इसके भी इनसाइड आपको प्लासेंटा देखने को मिलेगा, ठीक है। रिकॉल द डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th। आपने पढ़ी है ये क्लास 11th में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के चैप्टर में आपने ये चीजें पढ़ी हैं, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन पढ़ी हैं।
मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता था, आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन होता था। तो ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। कहते हैं अराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर दी मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया कहां से अराइज हो रहा है? तो अराइज हो रहा है प्लासेंटा से ही मेगास्पोरेंजिया अराइज हो रहा है, कॉमनली कोल्ड ओव्यूल्स। और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं? हम ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है। द नंबर ऑफ ओव्यूल इन एन ओवरी में बी 1। एक ओवरी में एक ओव्यूल भी हो सकता है, जैसे कि वीट में एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, पैडी में ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, या मैंगो। ठीक है, इनमें सब में एक ही ओव्यूल होगा एक ओवरी के अंदर। कहते किसी किसी में बहुत सारे भी होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप पपाया यानी कि पपीता होता है, उसको जब आप काटते हैं तो अंदर से काफी सारे बीज देखने को मिलते हैं। या फिर तरबूज ले लो, वाटरमेलन, या फिर ऑर्चिड ले लो। आप इनमें से कोई सी भी चीज को अगर आप काटेंगे ना, तो इसमें आप एक चीज देखेंगे कि इसके अंदर में आपको काफी सारे बीज, काफी सारे सीड्स देखने को मिल रहे हैं। तो वही बात कर रहा है वो, ओव्यूल का मतलब यहां पे सीड से ही है। बताएंगे कैसे? आगे जाके आपको पता लगेगा कि ओव्यूल ही मिल करके आगे चल करके सीड बनता है। तो ये जो ओव्यूल है, इसी की बात करी जा रही है कि वो एक भी होता है और वो मैनी, काफी सारे भी होते हैं। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम की बात करेंगे। द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल जिसको हम कहते हैं। लेट अस फैमिलियर ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule. The ovule is a small, इसको मार्क करो। ओव्यूल कैसा है? स्मॉल स्ट्रक्चर है, अटैच टू द प्लासेंटा बाय द मीन्स ऑफ स्टाल कॉल्ड फेनिकल। दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। देखिए ये चीज फेनिकल, दोबारा देखते हैं फेनिकल वो कह किसे रहे हैं। वो कह रहे हैं ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो प्लासेंटा से अटैच रहता है, और जब वो प्लासेंटा से अटैच रहता है तो वो एक स्टाल्क से अटैच रहता है। उस स्टाल्क को इन्होंने फेनिकल बोला है। ये जो स्टार्च है, सॉरी स्टाल्क है, इसको इन्होंने फेनिकल बोला है। मतलब ये एक स्टाल्क है जो कनेक्ट करता है, किस किस चीज को कनेक्ट करता है? जो कि ओव्यूल को कनेक्ट करेगा प्लासेंटा से। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लासेंटा एंड आई थिंक ओवरी, ओव्यूल सॉरी। ठीक है, एक सेकेंड, ओव्यूल रह गया है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि फेनिकल किसे कहते हैं। ये धीरे धीरे सारे स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी करेंगे। कहता है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फेनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो ये क्या कह रहा है कि ओव्यूल की बॉडी जो है, क्योंकि वो कनेक्टिंग लिंक है ना, क्योंकि वो कनेक्टिंग लिंक है ओव्यूल का और प्लासेंटा का। तो अब क्या है कि आप इस चीज को जब आप देखेंगे तो इसके जो नीचे का पार्ट है, जो भी हम इसका पार्ट देख रहे हैं, ये टिपिकल ओव्यूल का पार्ट है। ठीक है, इसको मैं ये सिर्फ दिखाने के लिए है तो इसको रफ कर देता हूं। तो ये जितना भी पार्ट है ये सब क्या है? आपका ओव्यूल है, और जो इसके ऊपर का पार्ट है वो प्लासेंटा है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। तो इन्होंने वही चीज इसको बोली है। तो एक ऐसा स्टेज है जहां पे ओव्यूल की जो बॉडी है, ओव्यूल की जो बॉडी है वो आपको दिखाई देगी। ओव्यूल की बॉडी आपको दिखाई देगी कि वो क्या कर रही है? फ्यूज कर रही है फेनिकल के साथ में। तो वो ये वाला रीजन है जहां पे फ्यूज कर रही है, ये वाला, और इसी रीजन को हाइलम बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, इस वाले रीजन को यहां पर इन्होंने हाइलम बोला है। ठीक है, अब अगला स्ट्रक्चर क्या है? दस द हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन द ओव्यूल एंड द फेनिकल। ठीक है, अब इसमें क्या है समझते हैं इसको। ये ऐसे है कि इन्होंने क्या बोला है कि प्लासेंटा और ओव्यूल
इनके जो बीच की कनेक्टिंग लिंक है वो फनिकल है, जिससे ये दोनों कनेक्टेड है, ठीक है, जिससे अटैच्ड है। अब कहते हैं ओव्यूल फेनिकल कहीं पे आपस में अटैच होंगे, ठीक है, उनके बीच का जो रीजन है जहां पे वो फ्यूज कर रहे हैं आपस में, जहां पे ये फेनिकल ओव्यूल से फ्यूज करेगा, उस रीजन को इन्होंने हाइलम बोला है। अब समझ में आया? डायग्राम में देखें एक बार, ठीक है, डायग्राम में देखते हैं, रुको रुको बच्चा, सब समझाया जाएगा। ये हाइलम है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? प्लासेंटा। यहां पे प्लासेंटा होता है, ये क्या है? प्लासेंटा। ये ओव्यूल। प्लासेंटा ओव्यूल की कनेक्टिंग लिंक है फेनिकल, यानी कि ये कनेक्टिंग लिंक है पूरी। अब जहां पे ओव्यूल जो है वो फेनिकल से मिल रहा होगा, ओव्यूल फेनिकल से मिल रहा होगा, इस वाली चीज को क्या बोलोगे? ठीक है, जहां पे ओव्यूल फेनिकल से मिल रहा होगा उस वाली चीज को इन्होंने हाइलम बोला है, ठीक है। Thus, hilum represents the junction between the ovule and the funicle. ठीक है, each ovule has one or two protective envelopes called integuments. देख लो, इंटेग्यूमेंट्स भी देख लेते हैं भाई। ये है इनर इंटेग्यूमेंट, ये है आउटर इंटेग्यूमेंट। उसने बोला एक या एक से ज्यादा, तो यहां पे दो है, फिगर में दो दिखाई गई हैं, ठीक। Integuments encircle the nucellus except at the tip where the small opening called micropyle is organized. Mark this statement. इस लाइन को मार्क कर लीजिए। दोबारा वो क्या बोल रहा है, दोबारा सुनिए। कहते इंटेग्यूमेंट पूरे पे एनसर्कल करते हैं, लेकिन एक टिप पे एनसर्कल नहीं करते। हमने देखा ये वाली आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये वाली इनर इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। ये देखिए आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। तो यहां तक सारी इंटेग्यूमेंट्स आ गई, ठीक है। अब ये इंटेग्यूमेंट यहां पे नहीं है, आप ये देख पा रहे हैं ना, ये वाला पोर बचता है। एक सेकेंड, इसको और क्लियरिफाई करके देखते हैं। ये वाली जो ओपनिंग बचती है, इसी ओपनिंग को जहां पे इंटेग्यूमेंट नहीं है माइक्रोफाइल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोफाइल बोला जाता है। और उस एंड को जिस एंड पे काम हो रहा होता है उसको आप माइक्रोफाइलर एंड या माइक्रोफाइलर पोल बोलते हैं, ठीक है। एंड या पोल बोलते हैं। इसके ओपोजिट जो होता है वो होता है आपका चलाजल पोल या चलाजल एंड, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, इसको भी पढ़ेंगे। और हाँ, न्यूसेलस आपको पता है, जो बीच का स्ट्रक्चर होगा, जो एम्ब्रियो सेक के अराउंड जो स्ट्रक्चर होगा उसको इन्होंने न्यूसेलस बोला है। अब कहते हैं ओपोजिट टू द माइक्रोफाइलर एंड इज द चलाजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। हमने बताया आपको भाई माइक्रोफाइलर के जस्ट ओपोजिट चलाजल एंड होता है, ठीक है। Enclosed within the integuments, enclosed within the integument is the mass of the cell called nucellus. बताया integument के अंदर, ठीक है। Cells of the nucellus, mark this statement. Cells of the nucellus have abundant reserve food materials, ठीक है। Located in the nucellus is the embryo sac. अब nucellus के अंदर भी कुछ होता है, देखो। अब इसको समझाता हूं मैं, एक मिनट रुको। और इस एम्ब्रियो सेक को ही फीमेल गेमीटोफाइट बोलते हैं। मार्क दिस फ्रेज, इतने को ध्यान रखो, ठीक है। एम्ब्रियो सेक को, फीमेल गेमीटोफाइट को एम्ब्रियो सेक बोला जाता है, या ये कह सकते हैं कि एम्ब्रियो सेक को ही फीमेल गेमीटोफाइट बोला जाता है। किसमें? एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। 11th क्लास में आपने ये चीज पढ़ी थी कि एंजियोस्पर्म वाले में हम उसको फीमेल गेमीटोफाइट को एम्ब्रियो सेक बोलते थे। एन ओव्यूल जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सेक, जनरली सिंगल होता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम अ मेगास्पोर, ठीक है, मेगास्पोर से बनता है। अब मेगास्पोरेंजेनेसिस, इससे पहले आप कहोगे सर आपने बोला था कि बताऊंगा कुछ, हाँ रुक जाओ बताता हूं।
देखो हमने क्या पढ़ा, ऊपर से नीचे तक के स्ट्रक्चर अभी छोड़ देते हैं, फिलहाल आउटसाइड टू इनसाइड पढ़ते हैं। आउटसाइड हमने पढ़ा एक ऐसी लाइन जिसको आपने बोला आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। फिर उसके अंदर एक लाइन, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको हमने बोला इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। अब इसके भी अंदर एक स्ट्रक्चर है ऐसा करके, ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर, ये स्ट्रक्चर है न्यूसेलस। एक सेकेंड, न्यूसेलस, इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को एम्ब्रायोसेक या फिर आप फीमेल गेमेटोफाइट भी कह सकते हैं ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। अब ये मेगास्पोरेंजिनेसिस हुआ कैसे, बना कैसे, उस प्रोसेस का नाम होता है मेगास्पोरेंजिनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल को आप एमएमसी भी कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, उसको मेगास्पोरेंजिनेसिस कहते हैं। मार्क दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको याद करनी है। जो बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में ये डेफिनेशन नंबर में पूछी जा सकती है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है यहां से। और जो अपना अलग एग्जाम की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। कहते हैं ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, एक ही होती है तो उसको डिफरेंशिएट करके वो माइक्रोफाइलर रीजन में डिफरेंशिएट करते हैं, किसके, न्यूसेलस के माइक्रोफाइलर रीजन में, ठीक है। It is a large cell containing dense cytoplasm and a prominent nuclei. Mark this. Dense cytoplasm होता है और prominent nucleus होता है। Mark this statement. ये होता किसमें है उस चीज का भी ध्यान रखना। किसमें होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल एक लार्ज सेल है। द एमएमसी अंडरगोज म्योटिक डिवीजन, मार्क दिस ऑल्सो, म्योटिक डिवीजन, 1 के 2 और 2 के 4 होते हैं, ठीक है। एक सेल से 4 सेल बनती हैं, कैसे, 1 के 2 और 2 के 4। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एमएमसी अंडरगोइंग म्योसिस, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी वो आपको पता ही है, बाकी इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वैसे तो क्रोमोसोम नंबर को अलग करने के लिए फिर वो जाकर के वो आप आगे चल के उसमें पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में, सेकेंड यूनिट में। म्योसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स, बताया ना 1 के 2 2 के 4, तो म्योसिस क्या करेगा भाई, 1 के 4 बना देगा। कैसे, पहले 1 के 2 बनेंगे फिर 2 के 4 बनेंगे, देखते हैं कैसे। फीमेल गेमिटोफाइट, अब फीमेल गेमिटोफाइट का क्या सीन है, कहते हैं फीमेल गेमिटोफाइट को देखते हैं। इन अ मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, इन अ मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। इन 4 में से, इन 4 में से जो ये 4 बने, देख एक सेल थी, इससे ये 4 सेल बन गई। अब इन सेल में से कोई सा एक फंक्शनल होगा, ठीक है, कोई सा एक फंक्शनल होगा, बाकी 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। ये लिखा हुआ है अदर 3 डीजेनरेट, ओनली द फीमेल सॉरी ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप। अब जो फंक्शनल है, जो फंक्शनल बोला है हमने, वो ही डेवलप करेगा फीमेल गेमिटोफाइट, यानी कि एम्ब्रियोसेक बनाएगा। इस मेथड को, जिससे एम्ब्रियोसेक एक सिंगल मेगास्पोर से बन रहा है, उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मार्क दिस स्टेटमेंट, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। इस लाइन को आप मार्क करेंगे। फिर वो कहता है व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स न्यूसेलस, न्यूसेलस की वो प्लॉइडी पूछ रहे हैं एमएमसी में। द फंक्शनल मेगास्पोर
एंड द फीमेल गेमिटोफाइट। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपको सर्च करके लाना है कि न्यूसेलस की प्लोइडी क्या होगी। ठीक है, डिप्लॉयड है या हिप्लॉयड है। ठीक है, और कमेंट में मेरे को इसका आंसर चाहिए, दैट इज मस्ट। इन चीजों को देखिए, हमें पता था, मतलब हमने पढ़ा है अभी कि माइक्रोफाइलर एंड में ही आपका न्यूसेलस होगा और मेगास्पोर मदर सेल वहीं पे क्या कहते हैं होती हैं। उसी में ही मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें से वो म्योसिस के लिए जाएगी, एक उसमें फंक्शनल हो जाएगी और बाकी 3 डीजेनरेट हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद में अब ये स्टेज आती है, इसको हम अब पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये स्टेज क्या है अभी बताते हैं आपको। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसेक। अब एम्ब्रियोसेक बना क्या, उसको डिटेल में पढ़ते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली। अब जो मियोसिस, एक मियोसिस से 4 बने थे, जिसमें से एक फंक्शनल था और 3 डीजेनरेट हो गए थे, पता है आपको। तो ये जो फंक्शनल था ये अब माइटोसिस करेगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि पहले फर्स्ट में मियोसिस होता है और सेकंड में माइटोसिस होता है। इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। तो कहता है माइटोटिकली डिवाइड होगी, माइटोटिकली टू फॉर्म द 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द ऑपोजिट पोल्स फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट स्टेज एम्ब्रियोसेक। अभी लॉन्ग वे में रिवीजन ले रहा हूं, फिर मैं आपको एक साथ पढ़ाता हूं। ठीक है, 2 more sequential mitotic nuclear divisions results in the formation of the 4 nucleus stage and 8 nucleus stages of the embryo sac। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है पहले एक में माइटोसिस होगी तो 2 बनेंगी। अब ये दोनों ओपोजिट साइड जाएंगी, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड। अब इन दोनों में माइटोसिस होगी तो इसके 2 बनेंगे और इसके 2 बनेंगे। अब इन चारों में माइटोसिस होगी तो 4 के डबल कितने हो जाएंगे, 8। दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, ये 2 बने, दोनों अपोजिट पोल पे गए, दोनों में माइटोसिस हुई, 4 बने, 2 ऊपर 2 नीचे, चारों में माइटोसिस हुई, क्या बना, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, तो यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। It is of interest to note that these mitotic divisions are strictly free nuclear। ठीक है, तो इसको मार्क करेंगे कि ये सभी माइटोटिक डिविजन जो हैं, तीनों माइटोटिक डिवीजन, 3 ही तो हुए ना, 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, तो 1 2 और 4 से 8 बनेगा 3। तो 3 माइटोटिक डिविजन होते हैं और तीनों ही माइटोटिक डिवीजन जो होंगे, तीनों ही माइटोटिक डिविजन जो होंगे वो स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होंगे। मार्क दिस स्टेटमेंट, दैट इज न्यूक्लियर डिविजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली। अब स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियर डिवीजन होने के तुरंत बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होता, होता है लेकिन इमीडिएटली नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है उसको। ठीक है, होता है बट इमीडिएटली नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है उसको। ठीक है, अब उसके बाद में कहता है आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज द सेल वॉल्स आर लेट डाउन। अब 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई, अब सेल वॉल्स बननी स्टार्ट हो, क्योंकि इमीडिएट नहीं बनी थी, इमीडिएट नहीं सोचे थे वो ऐसा, लेकिन बाद में तो सोचना पड़ेगा ना। तो क्या कहता है कि लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गेमिटोफाइट और द एम्ब्रियोसेक। ठीक है, एम्ब्रियोसेक को फीमेल गेमिटोफाइट कहते हैं, आपको ये चीज पता है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियोसेक, हम पहले ही कर चुके हैं। 6 of 8 nuclei are surrounded by cell wall and organized into cells. The remaining 2 nuclei called the polar nuclei are situated below the egg apparatus in the large central cell.
देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने यहां पे देखा कि यहां पे इस फेज में सेल वॉल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, जिसमें दो आपकी सेल्स बीच में आ गई हैं, तीन आपकी सेल्स ऊपर की साइड चली गई हैं, और जो तीन सेल्स हैं वो नीचे की साइड आ गई हैं। अब इनमें सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, ऊपर की तीनों सेल में सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, नीचे की तीनों सेल्स में सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन बीच में दो सेल्स ऐसी बचेंगी जो कि कॉमन होंगी और जिनकी कॉमन आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, कॉमन सेल वॉल। और इनको इसलिए इन्होंने पोलर न्यूक्लियाई बोला है क्योंकि ये बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसको पूरे सेल को सेंट्रल सेल बोला है, सेंट्रल सेल। यहां पे जहां पे साइनर्जिड्स वाला मामला था उसको इन्होंने क्या बोला है, तो उसको उन्होंने बोला है एग एपरेटस। क्या बोला है? एग एपरेटस। सर कहां बोला है, दिखा रहा हूं, रुक जाओ। ये देखो, ब्लो द एग एपरेटस, देख लो, खुद ही देख लो, बोला है ना। कभी कभी रेंज इतनी बड़ी हो जाती है, बोला है ना, देख लो, खुद ही देख लो, एग एपरेटस। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। There is a characteristic distribution of the cells within the embryo sac। ठीक है, एम्ब्रियो सेक के अंदर अब कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? कहता है तीन सेल, थ्री सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट द माइक्रोफाइलर एंड एंड कॉन्स्टिट्यूट द एग एपरेटस। तीन जो हैं, मार्क दिस स्टेटमेंट, तीन जो सेल्स हैं उनको माइक्रोफाइलर एंड की तरफ भेज दिया गया है और क्या बनाया? एग एपरेटस। अभी तो बताया था यार एग एपरेटस। तो एग एपरेटस कहां प्रेजेंट होगा? माइक्रोफाइलर एंड में, ये लिखा भाई माइक्रोफाइलर एंड। ठीक है, ये एग एपरेटस है जिसमें फिलीफॉर्म एपरेटस भी है, साइनर्जिड्स भी हैं और एग सेल भी है। ठीक है, फिर कहता है द एग एपरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ टू साइनर्जिड्स। अभी बताया इसने। एग एपरेटस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी? एक होगा आपका साइनर्जिड्स, कितने? दो साइनर्जिड्स होंगे। दूसरा होगा आपका एग सेल, जो कि एक ही होगा। तीन न्यूक्लियाई पूरे करने थे एग एपरेटस में, हमने कर दिए। द साइनर्जिड्स हैव अ स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग, स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग। मार्क दिस स्टेटमेंट, मार्क दिस स्टेटमेंट एज इंपॉर्टेंट। काफी बार क्वेश्चन आया है पीवाईक्यूज में। फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं इसको, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यहां से क्वेश्चन आता है, इसका यहां से क्वेश्चन आता है, या तो आएगा यहां से स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग ऑफ साइनर्जिड्स, या फिर आएगा which plays an important role in guiding of pollen tubes into synergids। pollen tube को गाइड करने का काम एक ही चीज करती है, उसका नाम है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, थ्री सेल्स आर एट द चलाजल एंड आर कॉल्ड द एंटीपोडल सेल्स। ये देख लो, ये चलाजल एंड है, यहां पे ये तीन सेल हैं और ये इनकी सेल वॉल्स हैं। ये क्या है? इनकी सेल वॉल्स हैं और इनका नाम है एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स। द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर, लार्ज सेंट्रल सेल बताया था ना, यहां पे मेंशन्ड, अर्लियर कहां पे? यहां पे। तुम लोग ऐसी हो जाते हो एकदम से कि सर पहले कब पढ़ाया? हैज टू पोलर न्यूक्लियाई। कितने? दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, बताया था। ये रे बीच में, ये रे चुन्नू मुन्नू, आ गए चुन्नू मुन्नू, ये रे, ये चुन्नू है और ये मुन्नू है, और ये कॉमन सेल वॉल सेंट्रल सेल बना रहे हैं। ये रहा सेंट्रल सेल, देख लो भाई, सब कुछ दे रखा है भाई, एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है।
इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है इसके बाहर से। एक दो की मैं नहीं कह सकता, लेकिन 90 to 95% क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी के यहीं से बनते हैं। ऊपर के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं। कभी तुम नीट पीजी को लेके बैठ जाओ कि सर उसमें तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया ही नहीं है। अरे भाई, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आपके 12th बेस्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। जो भी आपके 12th के एग्जाम्स हैं या फिर आपके कॉम्पिटिटिव अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं पीजी एग्जाम्स को छोड़ के, उसमें आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से अगर पूछे जाते हैं तो जो एनसीईआरटी में होते हैं, तो एनसीईआरटी कुछ गलत चीज नहीं है, सब चीज इसमें मिल जाती है आपको, बस ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई भी है रे, एक एक लाइन आपको समझाऊंगा ना तो सब समझ में आएगा। ठीक, आखिरी लाइन हमारी रहती है 10, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी, दो 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, मार्क दिस स्टेटमेंट। हमेशा से एम्ब्रियो सेक में टिपिकल एंजियोस्पर्म के एक चीज फेमस है, काफी बार क्वेश्चन आया है कि 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज होती है। काफी बार, मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन आया है, और ये मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में आया है, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया है, एम्स में आया है, जिपमर में आया है, और आपका नीट में आया, एआईपीएमटी में आया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली आता है। प्रीवियस 5 इयर्स के अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सभी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिल जाएगा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास वैसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सभी के पर्सपेक्टिव से आपको मन लगा के पढ़ना है। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप दोबारा वीडियो से देखेंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, हम उस पर आपको नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में या सेपरेट एक वीडियो बना के उसको क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगला लेक्चर आपका जो आएगा, फर्स्ट लेक्चर आपको मंडे को मिल चुका होगा, ये लेक्चर आप वेडनेसडे में देख रहे हैं, और अगला लेक्चर आपका बोलोगे कि सर ने स्पेलिंग गलत कर दी है। यार तुम लोगों को तो एक एक चीज बतानी पड़ती है भाई। वेडनेसडे में आ रहा है, लाइव है, और इसके बाद में आपका जो आएगा वो एक दिन बाद यानी कि फ्राइडे में आएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से पढ़िए, इसको एक बार और गो थ्रू कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।